हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप सभी बड़े मज़े में होंगे। मेरा आज का टॉपिक सीटेट 2018 के पूछे गए सीडीपी के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और यह पेपर 1 का है और ये क्लास 1 to 5 वाले के लिए है। देखो गाइस, ये सीटेट 2018 के पूछे गए ये सीडीपी के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आइए आज हम लोग इससे थोड़ा रूबरू होते हैं। देखिए, आपके पास ये सवाल है, डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कौन सा आपका राइट जाएगा। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। बताइए आपका कौन सा राइट जाएगा। तो देखो, कह क्या रहा है कि हम खाली घर है, डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें आपका राइट 4 जाएगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। देखो क्या है, खेल यह समय बिताने का एक सुखद तरीका। इसके अलावा ये निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो, खेल तो समय बिताने का एक सुखद तरीका है ही। इसके अलावा खेल से क्या होता है, सहयोगात्मक भावना, सहयोगात्मक भावना। ये सहयोगात्मक भावना क्या होता है, एक दूसरे का कॉपरेशन, एक दूसरे का मदद करने का भावना खेल से आता है। दूसरा, इससे प्रतियोगी भावना का विकास होता है, कंपटीशन भावना का विकास होता है। इससे शारीरिक विकास भी होता है, खेल से फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। और एक टीम वर्क की भावना आती है। टीम वर्क की भावना जो होता है कि एक साथ मिलकर कोई काम करना। तो देखो, खेल से सिर्फ हम लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, यह सिर्फ समय बिताने का सुखद तरीका नहीं है। इसके अलावा खेल से हम लोग को सहयोगात्मक भावनाओं का विकास होता है, इससे प्रतियोगी भावनाओं का विकास होता है, इससे शारीरिक विकास होता है और इससे टीम वर्क की भावनाओं का विकास होता है। तो यहाँ क्या होगा, डॉट डॉट के अलावा। तो यहाँ समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका ये राइट जाएगा। समझ गए। एक बार हम आपका और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि यहाँ कह रहा है कि डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो खेल क्या है, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा ये सब में ये भूमिका निभाता है। किसमें, सहयोगात्मक भावना में, आपका प्रतियोगी भावना में, शारीरिक विकास में और टीम वर्क की भावना में। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। बताइए आपका कौन सा राइट होगा। विभिन्न तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब क्या है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। बताओ कौन सा राइट होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। बच्चा गंभीर रूप से सोचे और इसके लिए आमंत्रित हो, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ देखो, विभिन्न तरीका से हम कैसे हल कर सकते हैं। अगर विभिन्न तरीका से हल कैसे करें ये बात आएगा तो बच्चा क्या होगा, गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित हो जाएगा। समझ रहे हो ना। देखो, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, इससे तो नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा, इससे भी नहीं होगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट 1 जाएगा। क्योंकि क्या कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। बच्चा गंभीर रूप से सोचे, तो गंभीर रूप से वह तभी ना सोचेगा जब उसको विभिन्न तरीक़ा से हम कैसे हल कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई आपका सवाल है, कोई आपके पास क्वेश्चन है और इसको कह दे कि आप इसको कई तरीक़ा से हल करोगे। जब कई तरीक़ा से बात कहे तो आदमी गंभीर रूप से सोचेगा ही। इसलिए आपका ये राइट जाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प
प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 1 नंबर में देखो है परियोजना विधि, क्षमता, समूह बनाना, रैंकिंग। दूसरा है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्राओं की लेबलिंग। इसमें कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है? देखो वर्णन तो सब अच्छा ही है, लेकिन यहाँ क्या कहता है सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ कौन होगा इसमें? यानी 1 2 3 4 ये सभी सही है, लेकिन सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ये 2 नंबर करता है कि करके सीखना, कोई चीज़ आप करके सीख रहे हो, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये जो है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है। अगर एक बच्चा कोई चीज़ करके सीखता है तो ये सबसे अच्छा वर्णन है। ये परियोजना विधि और सहयोग से सीखना ये सब बेमिसाल है। यानी एक बच्चा काफ़ी प्रगति करे, ये प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सी करता है? करके सीखना करेगा, परियोजना विधि करेगा और सहयोग से सीखना करेगा। आपका 2 राइट जाएगा। अब देखो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? अब देखिए ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? जीवन सच्चा शिक्षक है, ये तो आपका नहीं बताएगा। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ये भी नहीं है। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। स्कूल जरूरी है, तो ये आपका सही होगा। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनियाओं को प्रतिबिंबित करे, ये आपका राइट जाएगा। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, यानी स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनियाओं को प्रतिबिंबित करता है। स्कूल में जो एजुकेशन होता है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनियाओं को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि स्कूल जो है वो समाज का एक रूप है। तो यहाँ जो है क्या कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा खुद से जीवन है, ये बताता है कि स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनियाओं को प्रतिबिंबित करे। अब देखिए हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सवाल क्या है, कोहलर वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में किसे माना जा सकता है? 1 मिनट गाइज। अब हम लोग देखिए इस सवाल को कि कोहलर वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया था। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। इसमें आपका राइट ये 4 नंबर जाएगा। ये जो कोहलर वर्ग है इसका सिद्धांत के योगदान के रूप में ये सबसे अच्छा है कि यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ये जो कोहलर वर्ग का सिद्धांत है इसका जो मुख्य बातें हैं कि यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। आपका ये राइट जाएगा। अब देखिए निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, इसमें कौन सा आपका राइट जाएगा? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है यह संदर्भित करता है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाए। ये तो बिल्कुल नहीं है। जब सहयोग वापस लेने की बात हो जाए तो यह निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कैसे संदर्भित करेगा? उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये भी नहीं होगा। उस विकास चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ये भी नहीं। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसको संदर्भित करेगा? एक संदर्भ को। देखिए यहाँ संदर्भित कर रहा है, यहाँ ऐसे देखिए इस ट्रिक से भी देखिए संदर्भित, तो ये एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करके सीखता है। तो कितना अच्छा प्यारा बात है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या संदर्भित करता है, क्या चीज़ बतलाता है? एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग एक दूसरे का हेल्प करे और सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करके सीखता है। अगर बच्चा आपस में सहयोग करके स्वयं सीखता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? बताइए। आपका आंसर ये 4 राइट जाएगा। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए
अब यहाँ क्या है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। उभयलिंगी का मतलब तो आप समझ रहे, उभयलिंग यानी दोनों लिंग। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व के लिए इसमें कौन सा सही होगा? समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिका का पालन करता है, स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। अब देखिए यहाँ उभयलिंगी व्यक्तित्व है। अब उभयलिंगी व्यक्तित्व है, इसका मतलब है कि उसमें पुरुष का भी गुण है और स्त्री का भी गुण है। तो इसमें कौन सा राइट जाएगा? देखिए, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिका का पालन, ये नहीं होगा। स्त्री लक्षण वाले, उभयलिंगी खाली स्त्री है, स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, ये भी नहीं होगा। में दृढ़ अहंकारी होने की आदत, नहीं। तो आपका राइट ये जाएगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में अगर कोई व्यक्ति में उभयलिंगी व्यक्तित्व है, आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, क्योंकि उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब स्त्री और पुरुष। देखिए, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में क्या होगा, आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री। देखिए यहाँ पुरुष और स्त्री, तब ना उभयलिंगी, पुरुष और स्त्री के गुणों का समायोजन होता है। यानी उभयलिंगी व्यक्तित्व में क्या होगा कि पुरुष और स्त्री दोनों का गुण का समायोजन जो है, यही उभयलिंगी व्यक्तित्व होगा। आपका 3 राइट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, बच्चे डैश डैश को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करता है। देखिए, बच्चा जो है किसको छोड़कर, अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करता है। देखिए, संस्कृति से वह लिंग भूमिका को ग्रहण करेगा, सामाजिकरण से भी वह लिंग भूमिका ग्रहण करेगा, मीडिया से भी वह लिंग भूमिका ग्रहण करेगा। लेकिन यह ट्यूशन को छोड़कर, ये ट्यूशन देख रहे, ये आपका राइट जाएगा। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, क्योंकि ट्यूशन में देखिए वो पर्सनल अपना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करेगा। अब कोई संस्कृति है, संस्कृति से भी वह लिंग भूमिका ग्रहण करेगा, सामाजिकरण से तो करेगा, मीडिया से भी करेगा, लेकिन ट्यूशन में तो वो पर्सनल सिर्फ वो पढ़ाई कर रहा है। तो बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करता है। तो बच्चे किसको छोड़कर, ये मीडिया से तो करता है लिंग भूमिका ग्रहण, सामाजिकरण से भी करता है, संस्कृति से करता है, लेकिन ट्यूशन में वह लिंग भूमिका को ग्रहण नहीं करता, इसलिए आपका ये राइट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन को गौर से कि मानकीकृत, ये क्या है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह आलोचना, जिसको हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ये मानकीकृत परीक्षण की आलोचना में एक यह, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा में समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं कर सकते हैं। इसमें कौन सा होगा? देखिए ये 2 नंबर। देखिए पेडागोजी में आप थोड़ा ट्रिक लगाइए। देखिए यहाँ जरा सा ट्रिक लगाइए। देखिए आलोचना कर रहा है, तो यहाँ जैसे पक्षपाती शब्द आ रहा है ना, पक्षपाती, ये देखिए आलोचना के लिए पक्षपाती, कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए पक्षपाती है। तो पक्षपाती है इसीलिए आलोचना हुआ। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह आलोचना क्या हुआ, क्योंकि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए पक्षपाती है। ये पक्षपाती शब्द जो है ये आलोचना से टैली कर रहा है, इसलिए आपका ये राइट जाएगा। इस तरह आप ट्रिक बनाइए, समझिए उसको। अब देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर, यानी अंतिम सवाल पर। देखो बड़ा प्यारा सवाल है भाई, कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, ये एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। देखिए एकाधिक बुद्धिमानी है तो प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ा सकती है, ये नहीं होगा। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ये भी नहीं होगा। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं, ये भी गलत है। तो आपका ये 3 राइट जाएगा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अब देखो यहाँ क्या, एकाधिक बुद्धिमानी। देखो एकाधिक बुद्धिमानी है ना, एकाधिक का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ देखो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। और ये बात गार्डनर जो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था, गार्डनर का एक सिद्धांत है बहुप्रतिमा का सिद्धांत, और इसने अपने सिद्धांत में कहा है
कि प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती है, यानी व्यक्ति में 7 तरह का बुद्धि होता है। तो यहाँ क्या कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, हमको गार्डनर साहब को याद करना पड़ेगा कि गार्डनर साहब ने अपनी बहु प्रतिभा सिद्धांत में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में कितना 7 प्रकार का बुद्धि होता है। तो अब देखिए 7 प्रकार जो हुआ, यानी 7 टाइप्स जो हुआ, ये बुद्धि के कई प्रकार हुआ कि नहीं। तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर ने, जो बहु प्रतिभा सिद्धांत भी है। और इसने कहा था कि हर आदमी में, हर मानव में 7 तरह की बुद्धि होती है। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, आपका राइट 3 जाएगा। आई होप गाइज आप आज के वीडियो को सही से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।